नमस्कार, मैं हूं राजकुमार शर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आप देख रहे हैं अकाउंट्स दुनिया। सबसे पहले तो मैं सलाम करना चाहूंगा उन सभी हेल्थ केयर वर्कर्स को जिन्होंने कोरोना महामारी के दौरान बिना डरे हुए अपनी सेवाएं जारी रखी। शायद इसीलिए ही डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया गया है। तो मैं सलाम करता हूं आपको और अब मैं आता हूं अपने टॉपिक के ऊपर। मैंने देखा है काफी सारे डॉक्टर्स जो कि अपने घर पर क्लिनिक चलाते हैं, वो अपने प्रोफेशन में इतने बिजी होते हैं कि उनको लीगल कंप्लाइंसेस को समझना और जानना का टाइम नहीं रहता उनके पास। तो वो जाने अनजाने में कई सारी लीगल कंप्लाइंस को फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है, जरूर देखिएगा कि कौन कौन सी लीगल कंप्लाइंसेज ऐसी है एज पर इनकम टैक्स एंड जीएसटी एक्ट जिसको आप अभी तक फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैं श्योर हूं कि आप इनमें से किसी ना किसी लीगल कंप्लाइंस को आप फॉलो नहीं कर रहे होंगे, तो ध्यान से देखिएगा। अगर आप ये लीगल कंप्लाइंस को फॉलो करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। सारी परेशानियों का हल मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको देने की कोशिश की है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो एज पर इनकम टैक्स हेल्थ केयर सर्विसेज या क्लिनिक के ऊपर कौन कौन सी रिक्वायरमेंट, कौन कौन सी लीगल कंप्लाइंस आती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर जो पहली चीज है वो जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि किसी भी लॉ के अंदर आपका डॉक्यूमेंट ही एवरीथिंग है। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स आपने एज पर लॉ तैयार कर रखा है तो ठीक है, वरना आपको फिर परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूसरी चीज, अगर आप लीगल कंप्लाइंसेस करते हैं अपने अकाउंट्स और जो कंप्लाइंसेस है वो रेगुलर मेंटेन करते हैं, तो आपको टैक्स प्लानिंग में भी आपके लिए हम हेल्प करते हैं और आपके फाइनेंसेस को बेटर वे में आपको प्लान करके दे सकते हैं और कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपको टैक्स बेनिफिट आपके प्रोफेशन के हिसाब से मिल सके, टैक्स बेनिफिट और रिबेट्स आपको प्रॉपर मिल सके। तो अकाउंटिंग के ऊपर आते हैं कि एक क्लिनिक जो कि डॉक्टर, ज्यादातर डॉक्टर हॉस्पिटल के अलावा जो क्लिनिक अपनी पर्सनल क्लिनिक होती है वो चलाते हैं, तो उसकी अकाउंटिंग किस तरह से करनी है। तो इसके अंदर जो सबसे कॉमन चीज है वो है कि ज्यादातर डॉक्टर्स को भी इसके बारे में ध्यान होता है कि सर हमको कोई जीएसटी लेने की, रजिस्ट्रेशन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सर इसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की आपको तभी रिक्वायरमेंट नहीं है जब आपका सारा का सारा जो सर्विसेज है वो एग्जेम्प्टेड सर्विसेज की कैटेगरी में आती है। कौन सी एग्जेम्प्टेड होती है, कौन सी टैक्सेबल सर्विसेज होती है, उसके इस वीडियो के सेकंड पार्ट में अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन जो समझने वाली चीज वो है कि इसमें जो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना है वो 20 लाख की एनुअल रिसिप्ट के बाद, एग्रीगेट टर्नओवर जो साल भर का है वो आपका 20 लाख से ऊपर है तो ये आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट है। और जो सेकंड इसमें जरूरी चीज है वो है एज पर इनकम टैक्स, कि अगर आपका जो एनुअल सेल है, सेल मतलब रिसिप्ट आपकी जो आपकी प्रोफेशन से जो रिसिप्ट है साल भर की, अगर वो ओनली 1.5 लाख रुपए से भी ऊपर है, 1.5 लाख रुपए को अगर अपन 365 से डिवाइड करें तो ये आता है 410 रुपए पर डे। तो अगर जस्ट 410 रुपए से पर डे से भी आपकी रिसिप्ट ऊपर है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी एज पर सेक्शन 444AA। ठीक है, तो इस सेक्शन के अनुसार अगर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है तो कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है जो आपको मेंटेन करनी चाहिए एज पर इनकम टैक्स, तो उसके बारे में बताया गया। क्योंकि जनरली 410 रुपए अगर पर डे की अपन रिसिप्ट देखें तो ये तो सबकी होगी। मेरे हिसाब से इंडिया के अंदर हर डॉक्टर की 410 रुपए से ऊपर की रिसिप्ट होगी। तो यही मैं बताना चाह रहा था आपको कि कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है जो हर डॉक्टर को मेंटेन करनी चाहिए। तो पहली बुक्स ऑफ अकाउंट्स है आपकी केस बुक। आप पर डे की आपको केस बुक मेंटेन करनी चाहिए, कितना केस आया, कितना केस गया। तो ये केस बुक चाहे आप कंप्यूटराइज कीजिए या जो मैनुअल बुक्स है वो वैसे मेंटेन कर सकते हैं आप। दूसरी है जर्नल बुक्स। आपके जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जो भी एक्स्ट्रा कुछ हो रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ होती है, जनरल बुक के अंदर, तो वो जनरल बुक आपको मेंटेन करनी रहेगी। तीसरी आपको लेजर्स मेंटेन करने रहेंगे। अकाउंटिंग के अंदर कई सारे लेजर्स अपन ओपन करते हैं, तो वो सारे लेजर्स के लिए एक अलग बुक आपको मेंटेन करनी रहेगी। वही सेम चीज है, कंप्यूटराइज भी कर सकते हैं और मैनुअल भी आप कर सकते हैं। चौथी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी हर बिल की आपको एक कार्बन कॉपी आपके पास रखनी चाहिए। अगर 25 रुपए से ज्यादा का बिल है तो ऑलमोस्ट सारे बिल 25 रुपए से ऊपर के होते हैं, तो सारे बिलों की आपको एक डुप्लीकेट कॉपी आपके फाइल में लगी हुई होनी चाहिए एज पर इनकम टैक्स एक्ट।
और जो सेक्शन 44AA है और रूल 6F है उसके अनुसार। इसके अलावा एक डेली जो भी आप विजिट जो पेशेंट देख रहे हैं उनका एक डेली केस रजिस्टर बनता है फॉर्म नंबर 3C के अनुसार, वो भी आपको मेंटेन करना कंपलसरी है। इसके अलावा अगर आप मेडिसिन भी साथ में सेल कर रहे हैं, अपने क्लिनिक के अंदर मेडिसिन भी बेच रहे हैं, तो आपको उसका स्टॉक रजिस्टर बनाना मैंडेटरी है। कितना ओपनिंग, कितना दवाइयां थी मेरे पास, दिन भर में कितनी परचेज हुई और क्या सेल हुई, और लास्ट के दिन के एंड में क्या मेरे पास स्टॉक बच जाता है। तो इस तरह से आपको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको मेंटेन करनी चाहिए हर डॉक्टर को, जो भी डॉक्टर अपने घर पर क्लिनिक चला रहा है। तो ये ज्यादातर लोग इस तरह की कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज आप ध्यान दीजिए अपनी कंप्लायंस के ऊपर। प्लस ये जो रिकॉर्ड है, ये जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करी, ये आपको मिनिमम 8 साल तक मेंटेन करनी है, अपने जो भी असेसमेंट ईयर है उसके एंड होने तक। मतलब मिनिमम 8 साल के रिकॉर्ड आपको एट ए टाइम मेंटेन करने चाहिए। अगर ये रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते हैं आप, तो और जो टैक्स वगैरह जो चोरी के जो सेक्शन है वो तो अलग से लगेंगे ही सारे। उसके अलावा आपको पेनल्टी लगाई जा सकती है 25,000 रुपए की सीधी, फॉर नॉन मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपकी चाहे से इनकम है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधे अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट से मेंटेन नहीं कर रखी तो सीधे तौर पर आपको 25,000 की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। इसलिए हम देखते हैं कि जो डॉक्टर्स या हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं। उनको ये रहता है कि शायद इनकम टैक्स की नजर में आ जाएंगे अपन अगर ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तो, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करें, साथ में आप टैक्स प्लानिंग करते हुए चलें, तो आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। और इसके अंदर एक फेमस कोट भी है कि इफ यू थिंक कंप्लायंस इज एक्सपेंसिव देन ट्राई नॉन कंप्लायंस। तो आपको नॉन कंप्लायंस अगर आप करते हो किसी चीज की तो उसकी कॉस्टिंग ज्यादा आती है बकाया कि आप कंप्लायंस रेगुलरली करो, तो उसमें थोड़ा सा ठीक रहता है। तो आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, हम आपकी हेल्प के लिए हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं और हम आपकी जो भी कंप्लायंसेज है उनको एक ही छत के नीचे सारी कंप्लायंसेज करके आपके लिए प्रोवाइड करा सकते हैं। अब आते हैं जीएसटी के ऊपर। ये तो था इनकम टैक्स का कि इनकम टैक्स में किस तरह से आपके ऊपर कंप्लायंसेज है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने आपके लिए कंपलसरी है। अब आते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज के ऊपर जीएसटी का क्या रोल है। तो ये जो सर्विसेज मैं आपको बताने वाला हूं इन पे जीएसटी नहीं है, ये हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर आती है। तो पहले ये है वेटनरी क्लिनिक, जो भी जानवरों की क्लिनिक होती है वो इसमें कवर की गई है। किसी भी तरह का क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट मतलब आपका क्लिनिक भी हो जाता है, हॉस्पिटल भी होता है, जिसमें ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर या पैरामेडिकल जो प्रोफेशनल होते हैं वो सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा एम्बुलेंसेज की जो सर्विसेज है वो भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखी गई है। ब्लड बैंक और स्टेम सेल्स के जो लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी जीएसटी के दायरे से बाहर है। लेकिन क्या चीजें इसके अंदर इंक्लूड नहीं है? हेयर ट्रांसप्लांट या कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी फॉर बेटर लुकिंग। अगर कॉस्मेटिक सर्जरी या प्लास्टिक सर्जरी या हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हो आप अच्छे दिखने के लिए, तो वो आपको जीएसटी के दायरे से बाहर नहीं हो। और वही कॉस्मेटिक सर्जरी या प्लास्टिक सर्जरी आपके को घाव हुआ है या आपके जो स्किन है वो जल गई है, तो उसके लिए प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ी, तो फिर आपको उसका जीएसटी से आप बाहर हो जाओगे। मतलब उस सर्विसेज के ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन आप अच्छे दिखने के लिए अगर किसी डॉक्टर की सेवाएं ले रहे हैं तो फिर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। अब मैं कुछ लिस्ट बताने वाला हूं आपको जल्दी जल्दी, जिसमें आपको यह पता पड़ेगा कि कौन कौन सी सर्विसेज ऐसी है हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर जिसके ऊपर जीएसटी नहीं है। तो पहला इसके अंदर कंसल्टेंसी चार्जेस, जो भी आप डॉक्टर को दिखाते हैं वो कंसल्ट करते हैं उस पर किसी भी तरह का जीएसटी नहीं होता है। दूसरा है हॉस्पिटल के अंदर बेड, रूम, आईसीयू, जो भी डे केयर चार्जेज है उन पे किसी भी तरह का जीएसटी नहीं है। तीसरा है ऑपरेशन प्रोसीजर, नर्सिंग केयर चार्जेज, इसके ऊपर भी किसी भी तरह का जीएसटी नहीं है। लैब वगैरह में मेडिकल टेस्ट वगैरह होते हैं उस पे भी जीएसटी नहीं है। एम्बुलेंस सर्विसेज पे भी जीएसटी नहीं है।
ब्लड बैंक और बायो वेस्ट जो डिस्पोजल सर्विसेज होते हैं उनके ऊपर भी किसी भी तरह का जीएसटी नहीं है। अब बात करते हैं किस किस आइटम पे मेड जो हेल्थ केयर से रिलेटेड है उस पे जीएसटी है। तो इसके अंदर पहला आता है सेल ऑफ मेडिसिन। अगर आप दवाइयां बेचते हैं इन हाउस या कोई अलग से मेडिकल खोल के, तो दोनों पे जीएसटी आपके ऊपर एप्लीकेबल है, जीएसटी लगेगा। दूसरा है सेल ऑफ इम्प्लांट्स एंड आर्टिफिशियल लिम्स। अगर आप इम्प्लांट्स वगैरह जो भी है वो बेचने का काम है तो उस पे जीएसटी आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ज्यादातर डॉक्टर्स को क्या रहता है कि सर मेरा तो कंसल्टेशन चार्जेस सब तो जीएसटी फ्री है, तो मेरे को किसी भी तरह का जीएसटी नंबर ही लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन होता क्या है कि कई बार वो कोई अपना हॉस्पिटल का या क्लिनिक का प्रेमाइसिस किसी को रेंट पे दे रखा होता है, या जो कैंटीन होती है उनको दे रखा होता है, या पार्किंग का ठेका किसी को दे रखा होता है, तो इन तीनों केस में आपको जीएसटी एप्लीकेबल हो जाता है। तो ये काफी सारे लोग मिस्टेक करते हैं इसके अंदर कि इन केसेस के अंदर भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं। इसके अलावा चौथी इंपॉर्टेंट चीज है, कहीं से कमीशन आ रहा है, कहीं किसी इंश्योरेंस कंपनी से आ रहा है या और कहीं से आ रहा है, तो अगर कमीशन आ रहा है तो उस पर भी आपको जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा। बेसिकली ये 3 रेट है जो हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर एप्लीकेबल है, 5, 12 और 18। अलग अलग आइटम के ऊपर अलग अलग टैक्स रेट एप्लीकेबल होती है। तो यहाँ पे अब मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया है कि अगर आपका छोटा सा क्लिनिक है और साथ में मेडिसिन भी आप वहां पे बेच रहे हैं, तो कब कब आपको जीएसटी लेने की लायबिलिटी है या नहीं है, उसके लिए ये एक एग्जांपल आपके लिए ड्राफ्ट किया मैंने। इसमें पहला है कंसल्टेशन चार्जेज, जिस पे कोई जीएसटी नहीं है। मेडिसिन सेल, जो भी मेडिसिन वगैरह है उस पे उसकी सेल होती है, तो वो आपको पता है टैक्सेबल है। और दोनों को मिला के क्या माना जाएगा, एग्रीगेट टर्नओवर। तो पहले एग्जांपल में मेरी 15 लाख रुपए की साल भर की कंसल्टेशन चार्जेस था और 3 लाख रुपए की मेरी टैक्सेबल मतलब मेडिसिन की सेल थी, तो टोटल हुआ 18 लाख रुपए, क्योंकि ये 20 लाख रुपए से कम है। एग्रीगेट टर्नओवर मेडिसिन प्लस कंसल्टेशन, तो 20 लाख से कम है, इसलिए मेरे को जीएसटी लेने की लायबिलिटी नहीं है हाल फिलहाल। दूसरे एग्जांपल में अपन देखते हैं कि कंसल्टेशन चार्जेस आपके 15 लाख रुपए के और मेडिसिन सेल आपकी 7 लाख रुपए की, दोनों मिला के 20 लाख से ऊपर हो रहा है, 22 लाख रुपए, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। और जो भी मेडिसिन की सेल होगी उस पर जीएसटी आपको चार्ज करना रहेगा फ्यूचर के अंदर। तीसरी चीज है कि अगर आपका ओनली कंसल्टेशन का काम है और फिर भी आप 20 लाख रुपए से ऊपर जा रहे हैं, जैसे तीसरे वाले एग्जांपल में 22 लाख रुपए कंसल्टेशन चार्जेस है लेकिन मेडिसिन वो किसी प्रकार की सेल नहीं कर रहा, तो फिर आपको 20 लाख से ऊपर होने के बाद भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपका जो पूरा टर्नओवर है वो एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए है। तो आपकी अगर एग्जेम्प्टेड सप्लाई रहती है, एग्जेम्प्टेड सेल होती है, तो फिर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ज्यादातर जो क्लिनिक वगैरह जो होते हैं उनमें मेडिसिन भी सेल होती है, तो ये ध्यान रखना रहेगा कि अगर आप मेडिसिन भी सेल कर रहे हैं तो मेडिसिन प्लस आपकी कंसल्टेशन चार्ज दोनों मिला के 20 लाख रुपए से ऊपर है, तो फिर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना रहेगा। अब हम आपके लिए किस तरह से सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं उसके ऊपर आते हैं कि हम आपको मंथली रिपोर्टिंग ऑन बिजनेस परफॉर्मेंस मेजरमेंट के हिसाब से और आपकी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के हिसाब से हम अकाउंटिंग करके आपको प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा अगर आप रेगुलर अपनी कंप्लायंसेस करवा रहे हैं तो आपको हेजल फ्री किसी भी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ में आप रात को जब सोएंगे, जब टेंशन फ्री होकर सोएंगे कि मैंने किसी भी तरह की कंप्लायंसेस को पाउंड मतलब तोड़ा नहीं है, सारी कंप्लायंसेस मैं लीगल कंप्लायंसेस के दायरे में हूं, और तो आप टेंशन फ्री लाइफ आराम से जी सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो डॉक्टर काफी अवॉइड करते हैं, वो है कि पीरियोडिक प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होती है बेसिकली कि आपके दायित्व और असेट्स का एक चिट्ठा बनाया जाता है, जिसमें आपको किन किन लोगों को पैसा देना है, कोई लोन ले रखा हो या किसी से उधार मेडिसिन खरीद रखी हो, वो तो लाइबिलिटी साइड में आती है, और आपकी क्या क्या असेट्स है वो आपकी असेट साइड में आती है। तो वो असेट्स और लाइबिलिटी का एक चिट्ठा बनाया जाता है जिसमें बेसिकली आपके बारे में एक असेसमेंट किया जाता है। तो ये बनाना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी टैक्स प्लानिंग और आपका जो भी फाइनेंस वगैरह की जो प्लानिंग है वो सारी यहीं से डिराइव होती है। तो ये आप जरूर बनवाइएगा।
और अगर आपको कंसल्टेंसी रिलेटेड या अपने लीगल कंप्लायंस से रिलेटेड कोई भी सहायता चाहिए तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। सलाम आपको।